Assalamualaikum everyone. In the previous video, we learned about ordinary differential equations, homogeneous and non-homogeneous. Today we will extend our concepts about homogeneous linear equations but of second order. We will study the second order linear homogeneous differential equations. And then we will also study the Legendre's equation. So let's start with the video and stay connected with me, subscribe to my channel and like my videos and comment so that I know what are my flaws and how you understand better. तो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो होती तो ये नॉर्मल जो हमने होमोजीनियस इक्वेशन हम पढ़ते रहे हैं उसी की तरह की होती है, बस फर्क क्या है कि इसके अंदर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाता है, y डबल डैश का डेरिवेटिव प्लस अब साथ y का डेरिवेटिव भी होता है, यानी कि y का सेकंड डेरिवेटिव, y का फर्स्ट डेरिवेटिव। अब ये जो y का फर्स्ट डेरिवेटिव है इसके साथ एक फंक्शन होता है p ऑफ x y डेरिवेटिव यूं लिखते होते हैं लेकिन मैंने p ऑफ x बाद में लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर उसके बाद ये q ऑफ x आ जाता है y वाले फंक्शन के साथ q ऑफ x आ जाता है और ये किसके इक्वल होता है, ये r ऑफ x की इक्वल होता है। लेकिन क्योंकि हमें पता है होमोजीनियस के केस में ये जो r ऑफ x है ये किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास बन गई सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको जब हमें सॉल्व करना होता है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। अब यहाँ ये जो p ऑफ x है तो साथ ही इसके अंदर एक कंडीशन भी है कि जी हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स वाली हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अभी पढ़ रहे हैं। जो हमारे पास कांस्टेंट कोफिशिएंट्स वाली है वो देख रहे हैं, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स है यानी कि ये वाला जो फंक्शन होगा ये किसी एक कांस्टेंट के इक्वल होगा। तो इसको हम यूं लिख सकते हैं ना कि y डबल डैश प्लस ay प्लस ay डैश प्लस by इज इक्वल टू 0। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि कैसे हमारे पास ये वाली जो इक्वेशंस हैं सेकंड ऑर्डर वाली ये सॉल्व हो सकती हैं। तो ये क्या है, ये y डबल डेरिवेटिव है और ये y है। तो पहला स्टेप क्या होता है, हमारे पास y को हम इज इक्वल टू लेट कर देते हैं, मतलब y को हम लेट कर देंगे e की पावर लैम्डा x के इक्वल। अब यहाँ हमने y को e की पावर लैम्डा x के इक्वल क्यों लेट किया, क्योंकि ये जो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस हैं इन्हें तो हम पहले भी सॉल्व करते रहे और मोस्ट ऑफ द टाइम e की पावर x का ही के जैसा ही सॉल्यूशन आया, तो इसलिए हमने इसको लैम्डा x के इक्वल e की पावर लैम्डा x के इक्वल लेट कर दिया हुआ है। लैम्डा कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि y का डेरिवेटिव ले लेते हैं। अब e की पावर लैम्डा x है उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, e की पावर लैम्डा x एज इट इज, और साथ क्या होता है जो इनर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है। इनर फंक्शन में लैम्डा x है, x का डेरिवेटिव 1 और लैम्डा एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। उसके बाद हम ये y का डबल डेरिवेटिव भी ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर भी डबल डेरिवेटिव है, तो y का डबल डेरिवेटिव यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, लैम्डा एज इट इज, क्योंकि लैम्डा कांस्टेंट है, e की पावर लैम्डा x भी एज इट इज आ जाएगा। और साथ क्या होगा कि ये जो लैम्डा x है इनर फंक्शन, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो लैम्डा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये लैम्डा स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपली इन दोनों चीज़ों को उठा के इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है। हमारे पास आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर e की पावर लैम्डा x माइनस y की जगह आ जाएगा e की पावर लैम्डा x इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, लैम्डा का स्क्वायर माइनस 1 इंटू e की पावर लैम्डा x, दोनों में से हमने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, या तो e की पावर लैम्डा x इज इक्वल टू 0 है या फिर लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। बोथ केसेस में हमें क्या चाहिए, लैम्डा ही चाहिए। यहाँ ये लेके करते हैं एंटी लॉग लेना पड़ेगा, वो थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसीजर है और वहाँ x भी क्योंकि अननोन है तो इसको 0 पुट करने से फिलहाल हमें कोई फायदा नहीं होगा लैम्डा को फाइंड करने के लिए। तो इसको हम इज इक्वल टू 0 पुट करके देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज लैम्डा स्क्वायर किसके इक्वल है, लैम्डा स्क्वायर 1 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि जब स्क्वायर रूट लेंगे तो लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। लैम्डा किसके इक्वल आ गया, यहाँ से हमारे पास 1 के इक्वल आ गया है। लेकिन अब इस केस में प्लस माइनस 1 भी लिखते हैं क्योंकि जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं और स्क्वायर रूट के आंसर में हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रूट्स मिलती होती हैं। तो लैम्डा किसकी इक्वल आ गया, प्लस माइनस 1 के इक्वल आ गया। अब हमारे पास y की भी, यानी कि अगर लैम्डा की 2 वैल्यूज हैं तो y की भी 2 वैल्यूज होंगे, और क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसके लिए यहाँ पर 2 वैल्यूज y की होना जरूरी है।
तो यहाँ से y क्या आ जाएगा हमारे पास, y इज इक्वल टू ई की पावर लैम्डा एक्स था, तो y1 किसके इक्वल आ जाएगा, ई की पावर, पहले हम 1 सब्सटीट्यूट करके देखते हैं लैम्डा में, तो ये आ जाएगा ई की पावर x, और साथ हम क्या कर देंगे c लगा देंगे इसके साथ। c क्या है, कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, क्योंकि जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं इन इक्वेशंस का तो कोई ना कोई कांस्टेंट तो आ ही रहा होता है, तो उस कांस्टेंट को हम यहाँ पे इस केस में c1 कह देते हैं। और फिर जब हम y2 निकालते हैं, y2 किसके इक्वल आ जाएगा, e की पावर -1 इंटू एक्स, क्योंकि लैम्डा की क्या वैल्यू आ जाएगी इस केस में -1 आ जाएगी, तो -1 इंटू लैम्डा एक्स यानी कि -x आ जाएगा, -x आ जाएगा। और यहाँ साथ हम c2 लिख देते हैं, क्योंकि c1 और c2 दोनों कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, जब हम इनका सॉल्यूशन करते हैं, वैसे भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आना ही है जब इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं हम, लेकिन अभी क्योंकि जनरल अजम्पशन से हम चल रहे हैं तो इसके लिए यहाँ c1 और c2 लिखना जरूरी है। तो y किसके इक्वल आ जाएगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 विच इज इक्वल टू c1e1x लिखें या फिर c1ex लिख दें, और प्लस c2e की पावर -x। तो ये हमारे पास जो टोटल y था वो इसके इक्वल आ चुका है। तो यही हमारा क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। ये क्या है हमारा जनरल सॉल्यूशन, यानी कि ये जो हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, होमोजीनियस भी थी, तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए तो बहुत ही आसान कि y को इसकी इक्वल लेट किया, फिर y का सिंगल डेरिवेटिव लिया, y का डबल डेरिवेटिव लिया और उसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया। यहाँ से हमने लैम्डा स्क्वायर -1 को इज इक्वल टू 0 कर दिया, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू चाहिए, फिर लैम्डा इज इक्वल टू +-1 आ गया, और इस +-1 को सिंपली हमने y के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया, जिससे हमारे पास y की दोनों वैल्यूज आ गई, और उन दोनों वैल्यूज को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा। अब ये c1 c2 को हम नॉर्मल c भी कह सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन चाहे जो भी कर ले रहेगा तो कांस्टेंट ही, तो फिलहाल इससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब हम इसी तरह से ये एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि हमें पता लगे कि ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं। अब ये वाली जो इक्वेशन है, y का डबल डेरिवेटिव -4y, y का डेरिवेटिव +4y, तो इसके अंदर भी हम वही पहला स्टेप तो वही आ जाएगा, लेट y इज इक्वल टू ई की पावर लैम्डा एक्स, और फिर y का डेरिवेटिव ले लेंगे जो कि किसके इक्वल है, लैम्डा ई की पावर लैम्डा एक्स के इक्वल है। y का डबल डेरिवेटिव लेंगे जो कि किसके इक्वल है, लैम्डा स्क्वायर ई की पावर लैम्डा एक्स के इक्वल है। और अब सिंपली हम इनको इधर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो लैम्डा स्क्वायर ई की पावर लैम्डा एक्स, ये y के डबल डेरिवेटिव की जगह आ गया, -4 इंटू y का डेरिवेटिव किसके इक्वल था, लैम्डा ई की पावर लैम्डा एक्स के इक्वल था, और साथ 4y जो है 4y की जगह क्या आ जाएगा, ई की पावर लैम्डा एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से ई की पावर लैम्डा एक्स को कॉमन ले लेंगे, ई की पावर लैम्डा एक्स यहाँ से कॉमन आ गई, यहाँ बच गया लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। उसके बाद वाला हमारा क्या स्टेप होता है कि हमने लैम्डा फाइंड करना होता है। ये ई की पावर लैम्डा एक्स इज इक्वल टू 0 हम नहीं कर सकते, पीछे भी हम देख चुके हैं क्यों नहीं कर सकते। फिर हम इस चीज को 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये यहाँ क्या हो गया कि ये तो अभी हमें लग रहा है कि ये तो लैम्डा -2 का फॉर्मूला है, लैम्डा -2 होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ये a स्क्वायर है -2ab, 2 2 4 लैम्डा और प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर है। तो यानी ये तो किसका फॉर्मूला आ गया, लैम्डा -2 का फॉर्मूला आ गया इज इक्वल टू 0। तो फिर क्या होगा, यहाँ से हम क्या निकाल देते हैं, मतलब यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या निकलेगी, जब हम स्क्वायर रूट लेंगे 0 का स्क्वायर रूट 0 ही आएगा। तो लैम्डा -2 इज इक्वल टू 0 आ गया, यहाँ से लैम्डा की क्या वैल्यू आई, 2 आ गई। अब क्या हुआ, अब यहाँ ये सिर्फ लैम्डा की वैल्यू 2 आएगी, ये तो हमारे पास मसले वाली बात हो गई, क्योंकि हमें तो 2 रूट्स चाहिए होती हैं, क्योंकि जब यहाँ सेकंड ऑर्डर है तो 2 रूट्स तो लाजमी है हमारे पास। फिर ऐसे केस में हम क्या करेंगे, एक तो लैम्डा की वैल्यू 2 ही ले लेंगे और दूसरी लैम्डा की वैल्यू के लिए हम जो कांस्टेंट होगा उसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि अब y किसके इक्वल आ जाएगा, y इज इक्वल टू ई, लैम्डा की जगह 2x एज इट इज डाल देंगे y1 में, और साथ c1 आ जाएगा, और इसी तरह से जो y2 है वो किसके इक्वल आ जाएगा, c2। अब यहाँ e की पावर 2x नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। x से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि जिन केसेस में हमारे पास डबल रूट्स आने के बजाय एक सिंगल रूट आ जाए, उन केसेस में हम खुद ही x से मल्टीप्लाई कर देते होते हैं। आगे कहीं पे हमें log x से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स केसेस में,
लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हमें ये समझना है कि जब हमारे पास दो रूट्स आने के बजाय एक रूट आ जाए तो सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरी जो रूट है उसको हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि यहाँ ये x है और e की पावर एज लेमडा 2 लेमडा की जगह 2 और x एज इट इज आ जाएगा। तो यानी कि टोटल y किसके इक्वल आ जाएगा, y इज इक्वल टू c1 e की पावर 2x प्लस c2x e की पावर 2x। यहाँ से हम e की पावर 2x को कॉमन ले लें तो अंदर क्या बच जाएगा, c1 प्लस x c2 जो है वो बच जाएगा अंदर और e की पावर 2x जो है वो बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ चुका है। सॉल्यूशन में बेसिकली हमें क्या चाहिए होता है, y चाहिए होता है। तो y फाइंड करने के लिए हमने ये काम कर दिया। अब इस केस में सेम एज इट इज वही प्रोसीजर फॉलो हुआ है, लेकिन यहाँ क्या हुआ कि हमारे पास तो लैम्डा की a की वैल्यू आई है, जबकि हमें तो दो वैल्यूज चाहिए होती है क्योंकि यहाँ सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है ये। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली दूसरी जब आंसर आना होगा, यानी जब दूसरी हमने वैल्यू निकालनी होगी x की तो y की, तो हम उसके अंदर x से मल्टीप्लाई कर देंगे। उस y2 को हम क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे जब हमारे पास सेकंड रूट गिवन ना हो। तो वैसे तो जनरली हम x से ही मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में कुछ और चीज़ों से भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो भी हम देखेंगे कि वो चीज़ें क्या होती हैं। लेकिन फिलहाल के लिए यानी कि इतना ही ये सॉल्यूशन आ चुका है हमारे पास। तो अभी हम देखते हैं कि यूलर कॉशी इक्वेशंस क्या होती हैं। यूलर कॉशी इक्वेशंस भी वैसी होती हैं, बस इसके अंदर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाता है y के डबल डेरिवेटिव से, प्लस a के साथ a कांस्टेंट कोफिशिएंट जो हमने नॉर्मल फॉर्म देखी थी उसके अंदर a यूज हुआ था और साथ x बस मल्टीप्लाई हो जाता है y के डेरिवेटिव के साथ, प्लस b y एज इट इज आ गया इज इक्वल टू 0। तो ये यूलर कॉशी इक्वेशन आ गई। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है और हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती हैं उनके अंदर यहाँ पर जो हाईएस्ट डिग्री होती है जिस भी चीज़ की उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो 1 करने से पहले अलबत्ता ऐसे केसेस में, यानी जब हमारे पास यूलर कॉशी इक्वेशन आ जाती है, अभी थोड़ी देर पहले एक हमने इक्वेशन की टाइप पढ़ी थी सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस इक्वेशन, उसके केस में हम क्या करते थे, y इज इक्वल टू ई की पावर लैम्डा x लेट कर लेते थे। लेकिन यहाँ क्या है, क्योंकि x आ रहा है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर y को किसकी इक्वल लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू x की पावर m। फिर उसके बाद क्या होगा, x की पावर m है तो y का डेरिवेटिव किसकी इक्वल आ जाएगा, m x की पावर m माइनस 1 की इक्वल आ जाएगा। y का डबल डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाएगा, m इंटू m माइनस 1 और x की पावर m माइनस 2 बन जाएगा। ये कैसे आया कि m तो हमारे पास कांस्टेंट था एज इट इज आ गया और साथ पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर है m माइनस 1, साथ x था, x की पावर m माइनस 1 ऑलरेडी था और उसके अंदर से माइनस 1 जब हम कर देंगे, क्योंकि डेरिवेटिव का फार्मूला ये होता है, तो x की पावर m माइनस 2 बन जाएगा। अब हम क्या करते हैं, सिंपली इन सारी चीज़ों को यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई के डबल डेरिवेटिव की जगह यहाँ आ जाएगा m इंटू एम माइनस 1 इंटू एक्स की पावर m माइनस 2 और साथ आ जाएगा प्लस ax और y की जगह क्या आ जाएगा, m x की पावर m माइनस 1 और साथ ही हमारे पास b के साथ y है, y x की पावर m इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हम थोड़ी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी x की पावर 2 है, तो ये दोनों बेस सेम ओ पावर ऐड हो जाती हैं, तो मतलब ये ऐड होंगी, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 1 है और ये x की पावर 1 है, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। तो उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, m इंटू एम माइनस 1 इंटू एक्स की पावर m प्लस a, यहाँ भी क्या आ जाएगा, m x की पावर m प्लस b x की पावर m इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमने क्या करना है, ये x की पावर m यहाँ से कॉमन लेके उधर डिवाइड कर देते हैं, या फिर सिंपली हम कह देते हैं कि डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय x की पावर m। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m इंटू एम माइनस 1, x की पावर m तो कैंसिल हो चुका है, प्लस a की पावर m, x की पावर m वो भी कैंसिल हो चुका है, प्लस b आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब नॉर्मल इक्वेशंस में तो हम क्या करते हैं, m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और y के अंदर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, जैसे पीछे वाली एग्जांपल्स में हम करते रहें। लेकिन क्योंकि यहाँ थोड़ा a भी है b भी है तो वो अननोन है, तो हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि ये वाली यूलर कॉशी इक्वेशंस ये कैसे सॉल्व हो सकती हैं। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है यूलर कॉशी इक्वेशन की। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है कि लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर m, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है तो इसलिए x की पावर m लेट कर देते हैं,
दूसरा स्टेप वही एज इट इज, एम एक्स की पावर एम माइनस वन, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा और डबल डेरिवेटिव इसका आ जाएगा एम इंटू एम माइनस वन एक्स की पावर एम माइनस टू बन जाएगा। ये हमने एज इट इज जो पीछे किया था जिस तरीके से वैसे ही किया ये। उसके बाद ये वैल्यूज इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर देंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एम माइनस वन इंटू एक्स की पावर एम माइनस टू आ जाएगा और फिर साथ क्या आ जाएगा माइनस थ्री इंटू थ्री एक्स है और यहाँ m की पावर x की पावर m माइनस वन आया था, m x की पावर m माइनस वन आया था, वो सब्सटीट्यूट कर दिया है और साथ हमारे पास 4y की जगह x की पावर m आ गया। अब सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा m इंटू एम माइनस वन की पावर x की पावर m और उसके बाद माइनस थ्री, ये x कैंसिल हो चुका है, m x की पावर m और साथ आ जाएगा 4x की पावर m इज इक्वल टू 0। अब क्या है, यहाँ x की पावर m सब में कॉमन नज़र आ रहा है तो हम उसको कैंसिल मतलब कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे। यहाँ क्या बन जाएगा m इंटू एम माइनस वन माइनस थ्री एम प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमने अगला स्टेप क्या करना होता है, m के लिए सॉल्व करना होता है क्योंकि हमें सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन में m के इक्वल x की पावर m के इक्वल लेट किया तो m का हमें पता होना ज़रूरी है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे m स्क्वायर माइनस m माइनस थ्री एम प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो m स्क्वायर ये बन जाएगा m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब क्या हुआ कि ये तो हमें पता लग रहा है ये किसका फार्मूला है, ये तो m माइनस टू के होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास जब हम स्क्वायर रूट लेके कैंसिल करेंगे तो m माइनस टू इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी कि m इज इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास। अब हमारे पास m इज इक्वल टू 2 आ गया यानी कि एक ही रूट आई है। तो उसके बाद सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करते होते हैं, जब हमारे पास डबल यानी सेकंड ऑर्डर वाली इक्वेशन हो और रूट्स हमारे पास सिंगल रूट ही निकले तो हम क्या करते होते हैं, x से नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देते होते हैं। लेकिन इस केस में हम x से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे पास x की पावर m जो है ये क्रिटिकल केस है। क्रिटिकल केस है तो यानी कि दूसरी रूट में हम क्या कर देंगे, x लॉग ऑफ x से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। अब हमारे पास y क्या था, y इज इक्वल टू एक्स की पावर m और m क्या आ चुका था, 2 आ चुका था। तो यानी कि हमारे पास y की दो वैल्यूज आनी चाहिए थे बेसिकली क्योंकि सेकंड ऑर्डर इक्वेशन थी। तो y की एक वैल्यू तो आ जाएगी c x की पावर m की जगह 2 आ जाएगा क्योंकि m इज इक्वल टू 2 था, c1 आ गया साथ। और लेकिन जो हमारे पास y2 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वैसे हम क्या करते होते थे x से मल्टीप्लाई कर देते होते थे, लेकिन इस केस में हम क्या करेंगे, लॉग ऑफ x से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये जो x की पावर m है ये हमारे पास क्या है, क्रिटिकल केस है यानी कि ये एक स्पेशल केस है x की पावर m। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की पावर m जब होगा तो log ऑफ x से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे यानी x की पावर m तो एज इट इज लिख देंगे x स्क्वायर और साथ log ऑफ x हम इसके कर देंगे, log ऑफ x लिख देंगे और साथ c2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है सॉल्यूशन आ जाएगा। सॉल्यूशन y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 वो किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से x स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, ये बन जाएगा c1 प्लस c2 log ऑफ x। तो ये हमारे पास इस इक्वेशन का कॉशी यूलर कॉशी इक्वेशन का सॉल्यूशन आ चुका है। तो यानी कि वैसे तो हम यही करते होते हैं कि जब दो रूट्स चाहिए हो, एक रूट आ जाए तो x से मल्टीप्लाई कर देते होते हैं दूसरे रूट को, लेकिन ये सिर्फ क्रिटिकल केस है, x की पावर m वाला एक क्रिटिकल केस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, x से मल्टीप्लाई नहीं करते बल्कि इस चीज़ को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं log ऑफ x के साथ। अब हम चलते हैं लीजेंड्रे इक्वेशन की तरफ। ये दरअसल चैप्टर नंबर 5 के अंदर का एक टॉपिक है, लेकिन क्योंकि हमने पढ़ना है तो देख लेते हैं ये क्या होता है। तो इसके अंदर क्या है, सेम एज इट इज़ वही है जी। हमारे पास अभी जो हमने प्रीवियस केसेस डिस्कस किए हैं, जितनी भी टाइप्स ऑफ इक्वेशंस डिस्कस किए हैं उनके अंदर भी मेन स्ट्रक्चर तो ऐसा ही था, y का डबल डेरिवेटिव है, y का सिंगल डेरिवेटिव है, y है और इज इक्वल टू 0 है। तो इस केस में क्या आ जाता है, यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाता है। अभी जो यूलर कॉशी इक्वेशन पढ़ी थी हमने उसके अंदर क्या था, सिर्फ एक्स स्क्वायर था, लेकिन जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा
तो इसको हम क्या कहेंगे, लीजेंड्रे इक्वेशन कह देंगे। और साथ इसके -2x y प्राइम होता है, और साथ इसके जो y है उसके साथ क्या होता है, n इंटू n+1 होता है। यानी कि ये बस थोड़ा सा कोफिशिएंट्स, यानी जो इसके पीछे कोफिशिएंट्स हैं वो थोड़े से चेंज होते हैं लीजेंड्रे इक्वेशन के अंदर। तो ये बेसिकली ये क्या है, ये बहुत बड़ी यानी कि बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली इक्वेशन है फिज़िक्स के अंदर। और ये बेसिकली यहाँ अभी पावर सीरीज़ की एप्लीकेशन है ये एक लीजेंड्रे इक्वेशन। तो इस लीजेंड्रे इक्वेशन को हम क्या करते हैं, पावर सीरीज़ को यूज़ करते हुए सॉल्व करते हैं। पावर सीरीज़ को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि जब हम इसको इस पूरी इक्वेशन को 1/(x)(1 - x)² से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, जो हाईएस्ट डिग्री होती है उसके साथ वाला कोफिशिएंट 1 होना ज़रूरी होता है। तो अभी हम 1 - x² से अगर सबको डिवाइड कर दें, ये 1 - x² से सारी को डिवाइड कर दें, और फिर उसके बाद हम देखें कि एट x = 0 क्या हो रहा है इसके अंदर। तो हमने देखा एट x = 0, अगर हम यहाँ पर x² की जगह पे 0 भी सब्सटीट्यूट कर दें तो साथ 1 तो है ही, 1 तो रहेगा ही इसमें। तो यानी कि ये यहाँ पर क्या हो जाएगी, एनालिटिक हो जाएगी, यानी कि डिसकंटिन्यूस नहीं होगी, बल्कि ये वाली इक्वेशन जो है ये कॉन्टीन्यूसली चलती रहेगी, यानी कि ये वाला फंक्शन जो है हमारे पास कॉन्टीन्यूस है। तो यानी कि यहाँ पर x = 0 पे ये फंक्शन वेल डिफाइंड है। अगर ये वेल डिफाइंड है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, पावर सीरीज के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पावर सीरीज क्या होती है हमारे पास, y = समेशन m = 0 से स्टार्ट होता है, अप टू इन्फिनिटी जाता है, और यहाँ क्या होता है a⁻m xm। ये हमारे पास क्या है, ये पावर सीरीज है। यानी पावर सीरीज को तो हम लिखते ही यूँ होते हैं, लेकिन पावर सीरीज के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लीजेंड्रे इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि लीजेंड्रे इक्वेशन जो है वो पावर सीरीज की एप्लीकेशन है हमारे पास। उसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो 1 - x² से डिवाइड किया था ये तो सिर्फ ये पावर सीरीज लगाने के लिए लग सकती है, ये बताने के लिए किया था, लेकिन बेसिकली हम इसी इक्वेशन को एज इट इज़ जो है वो 1 - x² वाली उसी को आगे लेके चलते हैं और उसी को सॉल्व करते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते होते हैं, सबसे पहले ये जो n × n-1 है ये है तो कांस्टेंट ही, और अभी फिलहाल जगह घेर रहा है तो इसको हम k के इक्वल लेट कर लेते हैं। तो अब हम y का डेरिवेटिव वैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि हमेशा इन इक्वेशन में हमारे पास तो सॉल्यूशन मतलब फर्स्ट स्टेप यही होता है कि हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो ये am तो कांस्टेंट है, एज इट इज़ आ जाएगा समेशन के अंदर ही, क्योंकि समेशन यानी कि ढेर सारी टर्म्स है हमारे पास। तो अब उन ढेर सारी टर्म्स का डेरिवेटिव ऐसे ही आएगा, a⁻m कांस्टेंट है, x⁻m-1 हो जाएगा, और साथ जो पावर होती है वो पीछे आ जाती है, यानी कि x⁻m-1 आ जाएगा। और y का जो डबल डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ये समेशन m = यहाँ पर -1 है तो x⁻0, यानी कि x ख़त्म कहाँ पर हो रहा है, x⁻0 कहाँ पे बन रही है, 1 पे बन रही है, इसलिए m = 1 यहाँ लिख देंगे। यहाँ m = 0, x⁻0 क्योंकि इस पॉइंट पे बन रही है, और यहाँ m = 2 लिख देंगे, क्योंकि अभी मतलब आगे डेरिवेटिव लेते हैं पता लग जाएगा। am जो है वो कांस्टेंट है एज इट इज़, यहाँ m भी कांस्टेंट था, और यहाँ इसकी पावर क्या थी, m-1 थी, m × x⁻m-2 आ जाएगा, और x⁻0 बनानी होती है तो 0 2 पे आएगी, इसलिए m = 2 लिख दिया है हमने। अब इस सारी चीज़ को उठा के हम यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 - x² × y का डबल डेरिवेटिव की जगह क्या आ जाएगा, समेशन m = 2 अप टू इन्फिनिटी, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स होती हैं ये हमारे पास, तो इसके लिए हम यूँ लिख देंगे m = 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि 2 पे x⁻0 हो रही है, और फिर अप टू इन्फिनिटी वो जा रही है, a⁻m m × m-1 × x⁻m-2 आ गई। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ ये -2x एज इट इज़ आया, और उसके अंदर ये जो y का डेरिवेटिव था इसकी जगह पे हम लिख देते हैं समेशन y का डेरिवेटिव समेशन m = 1 के ऊपर, क्योंकि x⁻0 हो रही है तो अप टू इन्फिनिटी ही जाएगी ये भी, और am x⁻m-1, तो यानी कि ये हमने यही चीज़ उठा के यहाँ पर लिख दी है। और उसके बाद फाइनली हमारे पास n × n+1 है जिसको हम k के इक्वल लेट कर चुके थे, और y है, y को हमने कहा था कि ये समेशन m = 0 से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि x⁻0 0 पे ही होगी, और am xm आ जाएगा, और उसके बाद ये अप टू इन्फिनिटी जा रही है।
उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपली इसको हम अंदर इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यानी कि दो टर्म्स बन जाएंगे हमारे। अब ये जो है ये हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो ये क्या बन जाएगा, समेशन ऐसे ही डाल रहे हैं हम क्योंकि हमारे पास इनफाइनाइट टर्म्स हैं, समेशन से इतना कोई ख़ास फ़र्क फ़िलहाल पड़ नहीं रहा। अभी 1 को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा m इंटू m-1 और x की पावर m-2। ये हमारे पास पहली टर्म आ गई। और दूसरी टर्म जो है वो क्या बन जाएगी, -x² को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस x² को हम अंदर ही फ़िलहाल मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर अंदर ही मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ। तो ये क्या बन जाएगा, समेशन m इज़ इक्वल टू 2 अप टू इन्फिनिटी, x² को जब मल्टीप्लाई करेंगे ये बन गया x² m इंटू m-1 एज इट इज़ और x की पावर m-2। अब क्या हुआ, यहाँ हमें नज़र आ रहा है कि ये जो x² है और x की पावर -2 है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यानी x की पावर m ही बच जाएगा। और साथ फिर आगे एज इट इज़ बाकी वाली टर्म्स को ऐसे ही लिख देंगे 2, लेकिन यहाँ ये x है, इस x को भी अंदर ले जाएंगे। जब हम इसको अंदर लेंगे तो ये x और ये x की पावर -1 ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ क्या बच जाएगा, -2 समेशन इन्फिनिटी m इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि 1 के ऊपर x की पावर 0 हो रही थी यहाँ पे, और am और साथ m और x की पावर m आ गया। और उसके साथ क्योंकि -1 तो कैंसिल हो चुका है, और उसके बाद हमारे पास ये जो k वाली टर्म है ये किसके इक्वल है, k समेशन a m x की पावर m के इक्वल है। तो ये क्या है, ये सारी जो चीज़ें ये किसके इक्वल हैं, 0 के इक्वल हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक छोटू सा रूल है या फिर छोटू सा प्रिंसिपल टाइप का है हमारे पास, कि यहाँ क्या है, x की पावर m-2 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस x की पावर m-2 को हम s बोल देंगे, यानी कि s इज़ इक्वल टू m-2 बोल देंगे। और यहाँ x की पावर m को, यानी कि जो पहली वाली जो हमारे पास टर्म है, इधर x की पावर m s इज़ इक्वल टू m-2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पहली वाली टर्म में हम क्या कर रहे हैं, s इज़ इक्वल टू समेशन m इज़ इक्वल टू s+2 कर रहे हैं, s+2 कर रहे हैं, s+2 ये क्यों कर रहे हैं, ताकि यहाँ x की पावर 0 आ जाए, क्योंकि अभी हमें हमारे सॉल्यूशन के लिए x की पावर 0 का होना मस्ट है। अब इस पहली वाली टर्म में तो हमने क्या कर दिया, x की पावर m-2 था, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, s+2 लिख देंगे, s+2 -2 आ जाएगा, यानी सिर्फ x की पावर s आ गया। ये तो पहली टर्म के लिए था कि उसके अंदर m-2 को हमने s के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर दिया था, यानी m-2 इज़ इक्वल टू s रख दिया था हमने। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो बाकी की टर्म्स हैं उनके अंदर x की पावर m मौजूद है, यहाँ पर भी x की पावर m, x की पावर m, x की पावर m है। तो हम एज इट इज़ क्या कर देंगे कि m इज़ इक्वल टू s कर देंगे, यानी m की जगह पे हम क्या लिख देंगे, इन केसेस में m की जगह पर डायरेक्टली हम उठा के s लिख देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा a m की जगह पे s, और यहाँ पे भी s इंटू s-1, और यहाँ x की पावर s चली गई, फिर यहाँ पर -2 इंटू ये क्या आ जाएगा, समेशन को नहीं भूलना आप लोगों ने, यहाँ समेशन लगा लेनी है, थोड़ा याद नहीं रहती मुझे इसलिए मैं भूल जाती हूँ। तो ये क्या है, यहाँ पर भी s आ जाएगा और s इंटू x की पावर s आ जाएगा, क्योंकि यहाँ बाकी तीन, यानी पहले वाली में तो हमने m-2 को s के इक्वल रखा था, लेकिन बाकी की तीन टर्म्स में हमने डायरेक्टली m को s के इक्वल रख दिया है। अब ये xs आ गया प्लस k, और समेशन में a s और x s आ गया। अब हमें क्या नज़र आ रहा है कि xs जो है वो सब में कॉमन है, तो अब हम क्या कर देते हैं, x की पावर xs को हम क्या कर देते हैं, s को मतलब कि 0 के इक्वल कर देते हैं, तो s इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो समेशन को फिलहाल के लिए हम भूल जाते हैं कि क्या बन जाएगा, a2 इंटू 0 + 2 ही रहा, और उसके बाद यहाँ 0 है, +2 -1 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, और x की पावर 0 वो भी 1 के इक्वल होता है, माइनस ये आ जाएगा as, यानी a की पावर a का a और a 0 है ये, लेकिन यहाँ s क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है और s इज़ इक्वल टू 0 हम सपोज कर रहे हैं, तो ये वाली टर्म पूरी ही 0 हो जाएगी। फिर उसके बाद ये वाली जो टर्म है 2 समेशन है, ये समेशन a s x s है,
तो यहाँ पर भी x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वाली टर्म भी सिंपली 0 हो जाएगी s की वजह से, क्योंकि s इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं हम हर चीज़ में। और साथ क्या आ जाएगा कि a s की जगह क्या आ जाएगा, s की जगह पे 0 आ जाएगा, और xs यानी x की पावर 0 इज इक्वल टू 1 आ गई। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये a2 था और यहाँ पर s+2 था, तो ये 2 लिखा हुआ है। तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से हमारे पास ये इज इक्वल टू 0 था, यहाँ से हमारे पास a2 की वैल्यू आ जाएगी जो कि किसकी इक्वल आ जाएगा, -ka0 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये 2 इधर a2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था और यहाँ a0 जो था ka0 उसको हम दूसरी साइड पे ले गए, तो -ka0 डिवाइडेड बाय 2 ये हमारे पास a2 आ गया। तो बेसिकली ये जो लीजेंड्रे इक्वेशन होती है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर हमें मेन चाहिए क्या होते हैं, यानी हमारा गोल क्या होता है कि हमने क्या करना है, कोफिशिएंट्स फाइंड करने हैं। कोफिशिएंट्स फाइंड करने हैं, कौन से कोफिशिएंट्स, यही a0, a1, a2 अप टू सो ऑन, ये सारे जो कोफिशिएंट्स हैं इन्हें फाइंड करना ही हमारा गोल होता है इसका, ये लीजेंड्रे प्रिंसिपल का। तो अब बेसिकली जब हम लीजेंड्रे इक्वेशंस फाइंड कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो उनके अंदर हमें मेन हमारा क्या मकसद है कि हमने कोफिशिएंट्स फाइंड करने हैं। तो कोफिशिएंट्स फाइंड करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, as+2 इज इक्वल टू n-s इंटू, ये n-s है, n-s इंटू n+s+1 इंटू as डिवाइडेड बाय s+2 इंटू s+1। अब ये क्या है, ये as के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मेरी राइटिंग बहुत ही बुरी है, उसका बुरा नहीं मानना। तो खैर अभी हम ये वाला जो फार्मूला है ये हमने फिलहाल के लिए याद कर लेना है कि इसे रिकरियंट फार्मूला या फिर रिकरेंस रिलेशनशिप कहते हैं। और फिर अभी हम इसे यूज़ कैसे करेंगे कोफिशिएंट्स को फाइंड करने के लिए लीजेंड्रे इक्वेशन में, तो वो हम अगली एग्जांपल्स में करेंगे, अगली वीडियोस में करेंगे। और उसके बाद वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड, और उसके बाद हम थोड़ा सा चैप्टर नंबर 8 टच करेंगे, और उसके बाद अगर टाइम बचा तो बाकी चैप्टर्स भी कर लेंगे।